नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। ये बीबीसी हिंदी का वीडियो है और इसमें जो कतर से छोड़े गए जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स थे उनमें से एक हैं सौरभ वशिष्ठ। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कतर में उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने उस सब को झेला। ये सुनना बड़ा ज़रूरी है और ये पूरे देश के कोने कोने तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं। अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद नेवी में ज्वाइन किया फॉर इंजीनियरिंग के लिए, नेवल इंजीनियर। एंड वो करने के बाद मैंने 26 साल नेवी में सर्विस करी एंड मैं कैप्टन सेलेक्ट ग्रेड बन गया था, मतलब एंड कमोडोर भी बन जाते, मतलब ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट। लेकिन उस टाइम मैंने डिसीजन लिया प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने का 2018 में। सो 2018 दिसंबर 2-3 ऑप्शंस थे। इंडिया में भी एक अच्छा जॉब था और ये जो जॉब था धारा ग्लोबल में डिफेंस रिलेटेड और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड था। तो ये हमने एज ए फैमिली डिसीजन लिया और मेरा डिसीजन था कि बाहर जाते हैं। और 2019 में 7 फरवरी को मैंने कतर में चला गया और उसके बाद वहाँ पे धारा ग्लोबल में जॉब कर रहा था। और कुछ ही महीनों में फैमिली भी 6 महीने में वहाँ पे आ गई एंड वाइफ और बच्चे भी मेरे साथ रहे। मेरे दो बेटियां हैं, अभी 7th और 9th क्लास में, 6th और 8th में, और वो भी वहीं पढ़ रहे थे। एंड वाइफ भी आफ्टर सम टाइम वहाँ पे जॉब कर रही थी हेल्थ केयर में। तो ये एक्सपीरियंस था लाइफ का बिफोर ये इंसिडेंस हुआ, विच हैपेंड ऑन 30th ऑफ अगस्त 2022। एंड उसके बाद 11th फरवरी 2024 में हम वहाँ से रिलीज़ हुए। बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था एंड आज तक भी डिटेल्स इसके हमें कुछ मालूम नहीं है, एक्सेप्ट जब कोर्ट में जाते थे, वो प्रोसीडिंग्स होते थे, वो अरबिक में होते थे, तो हमें कुछ उसका मालूम नहीं चलता था। जो भी मुलाकात होती थी फैमिली से जब भी मिलते थे या जब हमें काउंसलर एक्सेस होता था, हमारे इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स, एम्बेसडर खासकर, जो भी माइनर इन्फॉर्मेशन होती थी मालूम चलती थी। एंड बाकी डिटेल्स हमें इस केस के कुछ नहीं मालूम थे और अभी भी हमें नहीं मालूम कि हमने ये टाइम क्यों इतना डिटेल में इतने दिन की सज़ा हमने क्यों काटी वहाँ पे। देखिए, मैंने भी अपने पुराने कई वीडियोस में ये बात कही है कि कतर की तरफ से ना तो कोई सबूत दिया गया, कतर की तरफ से ना ये बताया गया कि भाई इनके खिलाफ क्या क्या मामले हैं। कतर की तरफ से अभी तक सॉलिड सबूत नहीं दिया गया कि किस वजह से इन्हें फांसी दी गई थी। आप समझ रहे इस बात को? भाई सामने वाले को आप मौत की सजा दे रहे हो तो उसका हक है ना कि आप बताओ तो सही कि तुमने जुर्म क्या किया है। उस जुर्म को साबित करने के लिए उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए उन सबूतों की जानकारी तो दो भाई कि क्या हुआ है। वरना फर्जीवाड़ा को मैं यहां पे भारत सरकार किसी को भी पकड़ के फांसी की सजा दे दे, बाद में कहे कि जी उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तब भी आप समझो इस बात को कि कतर के लिए भी इतना आसान नहीं था। वो तो प्रेशर बनाने के लिए उसने दे दिया, वो छोड़ना ही था, नहीं तो इंडिया जो है इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाता और वहां पर तो सबूत देना पड़ता ना भाई दूसरे पक्ष। सबसे सिंपल बात है कि भाई जिसको पकड़ा है, जिसको आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, उसके लिए आपको सबूत देने पड़ेंगे कि इन सबूतों की वजह से तुम्हें यह सजा दी जा रही है। इसकी डिटेल्स अभी तक हमें मालूम नहीं है, बट यही है कि हम आज वापस आ गए हैं। तो जो भी रीज़न होगा, मतलब यू फील बैड, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, बट ख़त्म हो गया है और एक तरीके से हमें फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिली है। तो फोकसिंग मोर ऑन दी अभी से फ्यूचर के बारे में, तो इसलिए ज़्यादा हम ना पूछ रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलती थी और फैमिली से जितना मिलता था, बस उतना ही हमें मालूम था। तो 26 अक्टूबर की कोर्ट हियरिंग थी एंड वो तो वहाँ से अरेबिक में होता है तो बहुत ही फास्ट होता है, वहाँ कुछ मालूम नहीं चलता है। लकीली हमारे रूम में टीवी था और उसमें लकीली वियॉन चैनल आता था, एक ही चैनल जो इंडिया की न्यूज़ कवर करता था। तो इसमें शाम को 6:30 बजे जब हमने देखा कतर अवार्ड्स डेथ सेंटेंस टू 8 नेवी पर्सनल, तो वी वर शॉक्ड, नॉट अनबिलीवेबल। सो दैट वाज द रिएक्शन एंड समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया है।
था कि जो भी रीज़न के लिए हमें किया है कुछ माइनर सज़ा होगी या कुछ होगा या देश निकाल लेगा, बट इसके बारे में कभी मतलब किसी भी ड्रीम्स या कहीं पे भी हमने ये नहीं था कि ऐसी चीज़ भी हम लोगों के साथ हो सकती है। आई फील मतलब कोई भी पनिशमेंट हो जाए किसी को भी, मतलब अपने दुश्मन को भी नहीं चाहोगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखो, बिकॉज दैट इज़ द हार्शेस्ट टफेस्ट पनिशमेंट इन द वर्ल्ड आई फील। It's like having an accident and going up is still fine, but solitary confinement में रहना is very very difficult. It's mentally very very tough. तो 3-4 चीज़ों से मैंने हिम्मत बनाई थी। One was prayers, हनुमान जी की प्रेयर्स, हनुमान चालीसा, बाकी जिन भगवान में विश्वास था उनकी प्रेयर्स। फैमिली से जब भी फ़ोन कॉल होता था उनकी आवाज़ सुन ली कि वो ठीक हैं, वाइफ से बच्चों से बात हो जाए, और पेरेंट्स से बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बात होती थी जब भी हफ्ते में होती थी बात। और फादर बोलते थे कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हिम्मत, और अपने हम रूटीन बना लिया था 8-9 घंटे प्रेयर्स दिन में। एंड खाना खाया, थोड़ा टाइम निकल गया, फिर कुछ अपने आप एक्सरसाइज करने का किया, योगा, मेडिटेशन। एंड टीवी जब बाद में मिलने लगा रूम में तो थोड़ा सा हिंदी चैनल या हिंदी मूवी देख ली, और जो भी चीज़ भारत से रिलेटेड थी वो देख के खुशी होती थी। एक दिन आप जाके वहीं पे रहेंगे, कब आएगा वो नहीं मालूम था, लेकिन इन सब बातों से अपने आप को कंट्रोल करके और हिम्मत बना के, और आपकी फैमिली आपके लिए वेट कर रही है। 2 बेटियां हैं, छोटी हैं, एंड वाइफ भी ये बोलती थी कुछ भी मत, मतलब नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन। तो ये सब सोच के अपने आप को कंट्रोल करके हिम्मत बना के वहाँ रहे। बड़ी आसानी से इन्होंने ये बात कह दी, लेकिन जब सब कुछ इनके ऊपर चल रहा होगा उस वक्त इनकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी इसका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आदमी अंदर से क्या फील कर रहा होता है। उसको पता है कि यार मौत की सज़ा होगी है, पता नहीं बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा, अपने बच्चों को देख पाऊंगा, अपने माँ बाप को देख पाऊंगा, वाइफ को देख पाऊंगा, कभी वापस अपने देश जा पाऊंगा। मतलब उन्होंने कहा ना कि जो कन्फाइनमेंट उसमें है, आपको पता है कि आप मरने वाले हो, बस आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हो जब आपको मार दिया जाएगा। आप सोचो कि वो मेंटल कंडीशन कैसी होगी। ये तो फिर भी नेवी वाले बंदे थे, इन लोगों को बहुत कुछ ट्रेंड किया जाता है नेवी में, इनको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है जो आर्म फोर्सेस होती हैं उसमें। उसके बाद भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। आम आदमी अगर इस चक्कर में फंस जाए तो आप सोचो कि उसकी क्या हालत होगी। वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, वो पागल हो जाएगा, यकीन मानिए। सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ थी जो आपको फेथ होना चाहिए, एंड हैड अ बिलीव कि डेस्टिनी में आपका ये टाइम बुरा लिखा ही है, लेकिन कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। एंड फेथ इन गॉड, वेरियस भगवान जी में फेथ है, और उन पे ही भरोसा था कि ये दिन मुझे किसी ना किसी दिन मिलेगा। कमिंग टू गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा शुक्रिया प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, बिकॉज़ उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एट द हाईएस्ट लेवल नहीं रहता और इंटरवेंशन नहीं रहता। उनका इंटरेक्शन कतर के अमीर के साथ और दोनों देशों के जो अच्छे रिलेशन हैं, ये एक मेन रीज़न है जो हमारे फेवर में हेल्प किया। एंड कमिंग टू द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इन लॉज, सिस्टर एंड अदर्स। तो मेनली फर्स्ट रिलेशन लाइक वाइफ एंड पेरेंट्स का जो सपोर्ट था, अगर वो नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता हमारे लिए। विदेश तो दूर दूर तक नहीं, इस जन्म में और अगले वाले जन्मों में भी चाहूँगा कि भारत में रहूँ, क्योंकि जो 1.5 साल लाइफ का यहाँ से निकल गया है वो कंपनसेट हो। बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। हमारे भारत में ही, हमारा भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है नेक्स्ट 4-5 years, and spending my time with the family which I lost out in life. That is what is my future plan. चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने बातें सुनी इनकी, हिला देने वाली बातें। और फिर वही बात आती है कि भाई कतर ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि भारत को प्रेशराइज करना था उसे।
जो फिलिस्तीन इजराइल का वो विवाद चल रहा था, बाकी चीज़ें हैं, उसको प्रेशराइज करना था, उसको तरीका मिल गया प्रेशराइज करने का। लेकिन भारत प्रेशर में नहीं आया, उसने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। और हाँ, ये बात सही है कि पीएम मोदी और जो कतर के अमीर हैं उनके रिलेशंस अच्छे हैं, इस वजह से ये मुमकिन हो पाया। और देखिए, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, जो सरकार है, वो ढोल पीट के तो काम करेगी नहीं। सबको लग रहा था, बड़ा लोगों ने विरोध किया कि तो बेकार हो गई, सारी फॉरेन पॉलिसी का गुणगान करते हैं, झूठी है फॉरेन पॉलिसी और ऐसा है और वैसा है। मतलब मुझे लगता है कि भारत सरकार के लोग जो काम कर रहे होंगे या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग इस मिशन में लगे होंगे, वो जब रोज़ रोज़ इस तरह के ताने सुनते होंगे तो वो क्या फील करते होंगे कि यार इनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें ये सुनाया जा रहा है, इनको चीज़ों का पता नहीं है फिर भी हमें सुनाया जा रहा है। तो उनके पेशेंस की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बिना कुछ किए, बिना इधर उधर ध्यान दिए, इतने आलोचना हुई इतनी ज़्यादा, उसके बाद भी वो लगे रहे और एक ही मिशन था कि भाई किसी भी कीमत पर इन 8 के 8 जो हमारे फॉर्मर नेवी के ऑफिसर्स हैं इनको वापस लेकर आना है। और वो लेकर आए और इसके लिए उनको बधाई का पात्र बोलना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। पर्दे के पीछे कौन कौन से लोग थे हमें नाम नहीं पता, लेकिन हम सबको, पूरे भारतवर्ष को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई कौन कौन लोग थे। फ्रंट पे भले ही आपको जयशंकर साहब नजर आ रहे हों या मोदी जी नजर आ रहे हों, लेकिन बैक एंड पे शायद कहीं बड़ी टीम थी जो इस काम को अंजाम दे रही थी, जो चीज़ों को डील कर रही थी, जो कोऑर्डिनेट कर रही थी चीज़ों को। तो बिल्कुल इसके लिए तारीफ करनी बनती है हमारी विदेश नीति की, विदेश मंत्रालय की, पीएम मोदी की। देखो, पीएम मोदी की तो जिम्मेदारी थी क्योंकि देश के मुखिया वो हैं, तो उनकी तो प्राइमरी जिम्मेदारी है। लेकिन उनके कहने करने से नहीं होता, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को करने के लिए आपको सैकड़ों लोगों की टीम की जरूरत पड़ती है और उस टीम ने काम किया। तो उस टीम के एक एक सदस्य को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आप लोगों ने गजब का काम कर दिया। एक मिशन इम्पॉसिबल था जिसे आप लोगों ने पूरा किया। और जो आखिर में बात कही इन्होंने कि विदेश में तो अब इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं जाना चाहूँगा, अब पता नहीं है मेरे अंदर की फीलिंग यही रहती है, इसलिए मैंने आज तक पासपोर्ट ही नहीं बनवाया। सोच रहा हूँ कि पासपोर्ट बनवाऊँ, लेकिन इन सब बातों को देखने के बाद लगता है कि यार पासपोर्ट बनवाना बेकार है। पासपोर्ट बन जाएगा तो फिर बाहर घूमने का मन करेगा, घूमने गए पता चला किसी ने पकड़ गया जासूस है ये, तो बंद करो इससे इस देश में। मेरा तो भैया कांड हो जाना है, तो इस चक्कर में पासपोर्ट नहीं बनवा रहा। नहीं, लेकिन बनवाऊंगा पासपोर्ट। घूमना है भाई, दुनिया घूमनी है तो करना ही पड़ेगा। कल्चर्स को देखना है, करीब से समझना है, अच्छे कल्चर्स को। पाकिस्तान नहीं जाना मुझे वीडियो आपको कैसा लगा? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।